नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के हमारे दिलचस्प विषय पर आते हैं, एंग्लो मराठा संघर्ष। इतिहास की किताबों में हम इसे अक्सर कुछ युद्धों की तारीखों की तरह याद करते हैं, लेकिन असल में इसे एक 40 साल लंबे, बेहद जटिल और रणनीतिक शतरंज के खेल की तरह देखिए। ये वो दौर था जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने सबसे ताकतवर और मजबूत प्रतिद्वंदी को योजनाबद्ध तरीके से एक एक चाल चलकर हमेशा के लिए मात दे दी थी। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल उठता है। सोचिए जरा, मुगलों के पतन के बाद भारत में ऐसा कौन सा पावर था जो सच में पूरे महाद्वीप को कंट्रोल कर सकता था? अंग्रेजों के लिए असल चुनौती कौन था? अंग्रेजों को भारत में अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने से पहले एक विशाल, पूरे देश में फैली एक प्रचंड शक्ति का सामना करना था, और वो शक्ति थी अजेय मराठा कॉन्फेडरेसी। तो चलिए हमारी कहानी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं, जहां हम इस ताकतवर प्रतिद्वंद्वी और उसमें उभरती दरारों को समझेंगे। 1720 से 1740 के बीच बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा शक्ति अपने बिल्कुल चरम पर थी। इस विशाल साम्राज्य को एक साथ बांधे रहने के लिए उन्होंने कमाल का डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत सिस्टम तैयार किया था। इसे एक बड़े नेटवर्क की तरह समझिए। मराठा राजा शाहू के नाम पर 5 प्रमुख परिवारों को अलग अलग प्रभाव क्षेत्र सौंपे गए थे। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। ये एक बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था थी, और जब तक ये 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनी रहीं, सच मानिए वे बिल्कुल अजेय थे। लेकिन फिर 2 ऐसी विनाशकारी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस मजबूत ढांचे की नींव को हिलाकर रख दिया। पहली थी 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की करारी हार, और दूसरी सिर्फ 11 साल बाद 1772 में युवा और बेहद सक्षम पेशवा माधवराव प्रथम का आकस्मिक निधन। इन 2 झटकों ने मराठा साम्राज्य के भीतर गहरी आंतरिक दरारें पैदा कर दी, और पता है, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने अंग्रेजों को मराठों के आपसी मामलों में सीधा हस्तक्षेप करने का एक परफेक्ट बहाना दे दिया। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, जहां ब्रिटिश इन दरारों का पूरा फायदा उठाते हैं। पहले और दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के विवादों को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पहला युद्ध तो बस संधियों की एक तेज झड़ी की तरह था। 1775 में रघुनाथ राव ने सत्ता की लालच में सूरत की संधि के जरिए अंग्रेजों से मदद मांग ली, लेकिन कलकत्ता में बैठी ब्रिटिश परिषद ने इसे नामंजूर कर 1776 में पुरंदर की संधि कर डाली। इसके बाद मराठों ने स्कॉर्च्ड अर्थ यानी झुलसी हुई धरती की गजब नीति अपनाई, जिसके कारण 1779 में बड़गांव में अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स ने कमान संभाली और 1782 में सालबाई की संधि हुई। इससे एक लंबा शांतिकाल शुरू हुआ। रघुनाथ राव को पेंशन पर भेज दिया गया और अंग्रेजों ने सालसेट अपने पास रख लिया। गेम सेटल हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। ब्रिटिश रणनीति का पूरा दारोमदार बाहरा मराठा प्रमुखों की आपसी फूट पर ही तो टिका था। शुरुआत में ये प्रमुख कद्दावर नेता नाना फडणवीस के नेतृत्व में किसी तरह एकजुट रहे। अंग्रेजों को बहुत अच्छे से पता था कि जब तक मराठा आपस में उलझे रहेंगे, उनका अपना रास्ता खुद ब खुद साफ होता रहेगा। जरा इन दोनों स्थितियों की तुलना करके देखिए। एक तरफ बाजीराव प्रथम के समय के एकजुट और अजेय मराठा थे, जिनसे टकराने की कोई सोच भी नहीं सकता था, और दूसरी तरफ विभाजित मराठा, जो 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूरी तरह से बिखर गए। फडणवीस का जाना ऐसा था जैसे किसी इमारत से मेन पिलर ही हटा दिया गया हो। उनके जाने से जो भयानक खालीपन आया, उसी ने विनाशकारी दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध का असली मंच तैयार किया। नाना फडणवीस की मौत के बाद हालात इतनी तेजी से बिगड़े जिसका कोई हिसाब नहीं। जसवंतराव होलकर से बुरी तरह हारने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी जान बचाकर सीधे अंग्रेजों की शरण में भाग निकले, और अपनी सत्ता बचाने की इस हताशा में उन्होंने 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा ब्लंडर कह लीजिए या निर्णायक मोड़ था। तो आखिर इस बेसिन की संधि में ऐसा क्या था जो ये इतनी खतरनाक साबित हुई? दरअसल ये एक सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस था। इसे एक तरह के मीठे जहर की तरह समझिए।
इस व्यवस्था के तहत शासक को भारी भरकम खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना को हमेशा के लिए अपने राज्य में रखना होता था और अपनी पूरी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी होती थी। ये अंग्रेजों का एक ऐसा जबरदस्त नौकरशाही हथियार था जिसने बिना एक भी गोली चलाए मराठों की स्वतंत्रता हमेशा के लिए छीन ली। जाहिर सी बात है, बाकी मराठा सरदारों को पेशवा का ये कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण बिल्कुल मंजूर नहीं था। सिंधिया और भोसले परिवारों ने इस संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व वाली आधुनिक ब्रिटिश सेना के सामने टिक नहीं पाए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े। सिंधिया को सूरजी अंजन गांव की संधि और भोंसले को देवगांव की संधि माननी पड़ी, और इसी के साथ मराठा संगठन पूरी तरह से टूट गया। अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे नाटकीय हिस्से में प्रवेश करते हैं। भाग 3, शह और मात। 1817 से 1819 के बीच लड़ा गया तीसरा और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध मराठों द्वारा अपना सम्मान वापस पाने की आखिरी हताश कोशिश थी। इस बार उनका सामना लॉर्ड हेस्टिंग्स से था, जिनका एकमात्र एजेंडा भारत में एब्सोल्यूट ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी पूर्ण सर्वोच्चता स्थापित करना था। तनाव कैसे बढ़ा? पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दबाव बनाना शुरू किया, फिर अंग्रेजों ने मराठों पर पिंडारियों को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगा दिया, और सबसे बड़ी बात, बेसिन की संधि ने मराठों के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई थी, उसका गुस्सा उनके अंदर बुरी तरह उबल रहा था। वे इसे अपनी संप्रभुता का पूर्ण आत्मसमर्पण मानते थे। इसी उबलते आक्रोश का नतीजा था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने बिखरे हुए मराठा सरदारों को फिर से एकजुट करने की एक डेस्परेट कोशिश की और नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर जोरदार हमला बोल दिया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कमज़ोर प्रशासन और सालों की लगातार आपसी लड़ाई के कारण उनकी सैन्य शक्ति अब नाम मात्र की रह गई थी। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अंग्रेजों का काउंटर अटैक बेहद तेज और ब्रूटल था। उन्होंने मराठों की बिखरे सेनाओं पर निर्णायक प्रहार किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पेशवा और बाकी बचे मराठा परिवार पूरी तरह से और बुरी तरह हार गए। इस बार कोई बीच का रास्ता नहीं था। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि के जरिए मराठों को पूर्ण और अंतिम आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। और फिर आता है 1818 का वर्ष। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये वो निर्णायक साल है जब कभी पूरे भारत पर राज करने का मादा रखने वाली मराठा कॉन्फेडरेसी को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, पेशवा के पद को भी आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। मराठा शक्ति का सूर्य जो कभी पूरे महाद्वीप पर चमकता था, हमेशा के लिए अस्त हो गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह अपने हिसाब से रीड्रॉ कर दिया। उन्होंने चतुराई दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह के लिए सतारा का एक बहुत ही छोटा सा राज्य बना दिया, ताकि मराठों की भावनाएं भड़के नहीं। उधर 1818 में ही होलकर परिवार इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला आखिरी मराठा परिवार बन गया। जो कभी एक विशाल अजेय साम्राज्य था, वो अब अंग्रेजों के अंगूठे के नीचे छोटी छोटी रियासतों में सिमटकर रह गया। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? सोचिए जरा, क्या होता है जब एक शक्तिशाली साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से आने वाली कोई विदेशी सेना नहीं, बल्कि खुद के अंदर की फूट होती है। एंग्लो मराठा युद्ध हमें यही कड़वा सच सिखाते हैं। एक अजेय मराठा साम्राज्य को सिर्फ ब्रिटिश तोपों ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंदरूनी दरारों, आपसी अविश्वास और सत्ता के झगड़ों ने हराया। सत्ता का ये एक ऐसा नियम है जो इतिहास से हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।